हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नोट 360। दिस इज एके हियर। इस क्लास में हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझेंगे। सर, ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है? इस क्लास को करने से पहले पहले तो आप जितनी भी पुरानी क्लासेज है, लास्ट की 2 क्लास तो आप करके आइए। और जैसे ही आपने किया तो ये पूरी चीज़ें डिटेल में समझ में आएंगी, क्योंकि 1-2 बार पहले भी जिक्र हो चुका है। हम इस क्लास में देखेंगे कि सर पॉलीगन में बहुत सारे वेक्टर दिए तो रिजल्टेंट किसको मानेंगे, कंपोनेंट वेक्टर किसको मानेंगे। समझ में आया ना? मैंने बस ये समझाया था लास्ट क्लास में। अब रीड के रिजल्ट क्या लिखा है। जो रिजल्टेंट वेक्टर है इस तरीके से होगा, मस्ट बी अ वेक्टर ज्वाइनिंग सच दैट। किस तरीके से होगा? इस तरीके से होगा कि इट्स इनिशियल पोजीशन इज एट द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। मतलब कभी भी रिजल्टेंट को देखेंगे तो इस तरीके से होगा कि उसका जो इनिशियल पोजीशन है फर्स्ट वेक्टर के टेल पे हो, और जो फाइनल पोजीशन है फाइनल वेक्टर के हेड पे हो। मतलब क्या सर? मतलब ये कि देखिए, अगर मैंने 3 वेक्टर माना, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो हमने समझा कि अगर मैं ऐड करना स्टार्ट किया, और ये भी समझा था कि किसी भी एक वेक्टर को पहले ले सकते हैं आप। मैंने चलिए कंसीडर किया पहले ए वेक्टर को, इनिशियल वेक्टर ये बना के हैं। ओके सर। फिर मैंने बोला था कि जैसे ही ऐड करते जाएंगे तो पुराने वेक्टर के हेड पर रखते जाएंगे। ये बी वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया, सी वेक्टर। तीनों वेक्टर रख लिया। अब मुझे रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट क्या बोला था बेटा, ध्यान से देखना आप। मैंने बोला था कि रिजल्टेंट सर ऐसा होगा कि उस रिजल्टेंट का जो इनिशियल पोजीशन होगा वो टेल पे होगा फर्स्ट वेक्टर के। फर्स्ट वेक्टर यही है कि नहीं? तो रिजल्टेंट का इनिशियल पोजीशन यहाँ कर लिया। और मैंने बोला कि उसका जो हेड होगा वो हेड होगा फाइनल पोजीशन के वेक्टर पे। तो ये आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर यही था कि नहीं? देखिए, फाइनल पोजीशन वेक्टर यही है कि नहीं? इसका हेड यही है ना? मैंने ये हेड कर लिया और इसके बाद इसको क्या कर दिया, एक रे की तरह ज्वाइन कर दिया। ये क्या हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। और जिसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिखा जाता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। और रिजल्टेंट समझेंगे, अभी तक तो हमने दो एक अलग तरीका से समझा था ना, आई कैप जे कैप के टर्म में। अब इस तरीके के वेक्टर को कैसे निकालना है, जब हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे तब समझेंगे। ठीक है, अब चलिए। अच्छा, ये भी समझाया था मैंने कि अलग अलग पर कंसीडर कर सकते हैं। पहले बी वेक्टर करेंगे, फिर सी वेक्टर करेंगे, फिर ए वेक्टर करेंगे। तो डायरेक्शन यही है कि नहीं? देखिए, ये इनिशियल वेक्टर ये है, वो फाइनल वेक्टर क्या है, ये है। इन दोनों के बीच का क्या है, ये यही तो रिजल्टेंट हुआ ना, कि इनिशियल का टेल पकड़ा मैंने, फाइनल का हेड पकड़ा, दोनों को क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ इस पे, तब समझ में आएगा डिटेल में कि सर पॉलीगन में हम समझेंगे कैसे। पॉलीगन में सर हम समझेंगे कैसे ये कौन सा रिजल्टेंट है। मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, एक एक एग्जांपल समझते हैं। मैंने बोला कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सा रिजल्टेंट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बाकी आप अगर सोच भी सकते हैं कि हम क्या करेंगे, दो जितने भी उस पॉलीगन में वेक्टर है उसमें देखेंगे किसका टेल और किसका हेड को ज्वाइन किया जा रहा है। यही समझाया था ना कि फर्स्ट का टेल देखना है और लास्ट का हेड देखना है, उस लाइन को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को देखना, वही क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट होगा। अब मान लीजिए कितने ज़्यादा पॉलीगन है, हेक्सागन है, पेंटागन है, तब तो आपको प्रॉब्लम होगी या फाइंड करने में टाइम लगेगा। तो मैंने बोला कि कुछ नहीं करना, एक ट्रिक समझना है। ट्रिक क्या कहता है, ये सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है बेटा समेशन। क्या होता है, समेशन। सारे वेक्टर को समेशन करते जाना है, और इस तरीके से करना कि या तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए या आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए। कैसे? या तो क्लॉकवाइज में चलिए या एंटी क्लॉकवाइज में चलिए। अच्छा, क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तो फिर सबको प्लस मानते चलिए, और क्लॉकवाइज में चलते समय अगर कुछ एंटी क्लॉकवाइज में आ गया तो उसको फिर माइनस करना पड़ेगा। यही होगा ना, एक डायरेक्शन को प्लस मानते तो दूसरा क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाता है। अगर आप क्लॉकवाइज में सब कुछ देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज को निगेटिव।
समझ में आया क्या बोला मैंने बोला कि समेशन ऑफ ऑल वेक्टर को जीरो करना है, इस तरीके से करना है, किसी एक डायरेक्शन में आप मूव करते जाइए और वेक्टर लिखते जाइए। सारे अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी आएगा उसको प्लस लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज में जो भी आएगा उसको क्या लेंगे, माइनस लेंगे, और इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तो सारे एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में जो वेक्टर है उनको प्लस लेंगे, और क्लॉकवाइज वाले को क्या लेंगे, माइनस के साथ इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो। ओके सर, तो सर जरा बताइए कैसे लिखते हैं फिर। बातें से तो समझ में आ गई कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में सब कुछ लेना है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला कहीं से स्टार्ट किया चलना, मान लीजिए कि मैं पी से ही चला, मैंने चला एंटी क्लॉकवाइज में, कैसे चला इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। अभी मैं क्लॉकवाइज से भी ये करवाऊंगा। एंटी क्लॉकवाइज में चला तो जो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा फिर क्या लेंगे हम, नेगेटिव। यही तो साइन कन्वेंशन है ना, यही साइन कन्वेंशन है। तो चलिए देखिए, ये बताइए इस वेक्टर में आपको साफ साफ दिख रहा होगा, अगर मैं ऐसे चलूं तो पी वेक्टर क्या है, ऐसे रोटेट होने की कोशिश कर रहा होगा कि नहीं, ऐसे है ना, पी वेक्टर ऐसे है कि नहीं। तो पी को अगर मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन को प्लस, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज को क्या माना, प्लस, और क्लॉकवाइज को क्या माना, माइनस, पी वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस हो गया। सारे वेक्टर का सम करना है ना। लेकिन जैसे ही मैं क्यू वेक्टर पे देखा, सर क्यू वेक्टर तो ऐसे होना चाहिए था तब प्लस होता, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि सर आपका क्यू वेक्टर तो ऐसे है क्लॉकवाइज में, तो इसलिए इसको क्या मान लिया मैंने, नेगेटिव। फिर मैंने आर वेक्टर पे चला तो देखा कि सर ये भी रोटेट करने की कोशिश करेगा इसी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसको क्या मान लिया, प्लस। क्या हो गया सर, माइनस उधर जाएगा तो पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर, पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर। समझ में आया। अब आपको खुद अभी मैंने जो समझाया था उससे रिलेट करवा रहा हूँ। एक बात बताइए सर, क्या एक वेक्टर ये है इनिशियल वेक्टर, क्या ये फाइनल वेक्टर ये है, बिल्कुल सर। इनिशियल वेक्टर पे क्यू का टेल है कि नहीं, और फाइनल वेक्टर पे क्यू का हेड है कि नहीं, बिल्कुल सर, इसीलिए ये तो रिजल्टेंट आया। ओके सर समझ में आ गया, ओके सर समझ में आ गया। जैसे अब कहेंगे कि सर आप एक बार इसको क्लॉकवाइज से भी करके देख लीजिए। चलिए क्लॉकवाइज से करते हैं। जैसे ही मैं इसको क्लॉकवाइज से करूंगा, ध्यान देखिएगा, ये पी वेक्टर है, ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, चलिए ध्यान दीजिए, ये क्या है, पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, और ये क्या आर वेक्टर है। अब मैं इसको क्लॉकवाइज में चलने की कोशिश करता हूँ, तो जो भी वेक्टर क्लॉकवाइज में आएंगे पॉजिटिव, और जो भी एंटी क्लॉक आएंगे वो क्या होगा, नेगेटिव। किसी भी एक वेक्टर से चल सकते, जरूरी नहीं कि पी से ही चलिए आप। सर लिख के बताइए मुझे जरा, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा बच्चा। मैंने बोला कि पहले मैं आर वेक्टर से चलता हूँ, और क्लॉकवाइज को प्लस मानना है और एंटी क्लॉकवाइज को क्या मानना है, माइनस। सर आर वेक्टर को देखा तो सर आर वेक्टर तो ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने तो बोला कि सर जब क्लॉकवाइज होगा उसको पॉजिटिव मानना है, आर को क्या मान लेंगे, नेगेटिव। अब इसी एंटी क्लॉकवाइज में पी वेक्टर को देखिए, सर कहेंगे कि ये भी नेगेटिव है क्योंकि ये भी इस तरीके से रोटेट होने की कोशिश कर रहा है, यही है ना। देखिए क्यू वेक्टर को देखिए, हम चल ऐसे रहे हैं लेकिन ये क्या है, क्लॉकवाइज में रोटेट होने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि इसका एरो क्या है, इस तरीके से। कुछ भी ऐसे होगा तो ऐसे रोटेट कराओगे, बात समझ में आई कि नहीं। क्यों ऐसे रोटेट कराएंगे सर, आप एंटी क्लॉकवाइज भी तो रोटेट करवा सकते थे। नहीं बच्चा लोग, हम मैटर करते हैं कि कैसे रोट चल रहे हैं। अगर मैंने क्लॉकवाइज चला ऐसे चलिए तो प्लस क्यू वेक्टर आएगा कि नहीं, आएगा ना। ये क्या आएगा, माइनस पी वेक्टर, और ये क्या आएगा, माइनस आर वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या कर दोगे, क्यू वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर। ओके सर। कहेंगे कि सर मैं इसको दूसरे तरीका से लिखना चाहता हूँ, मैं कहूँगा बताइए सर कैसे लिखना चाहते हैं।
आप कहेंगे कि सर मैं क्या करता हूँ, पहले पी वेक्टर ही लिखता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल सर। अब बताइए, हमें क्लॉकवाइज में चलना है ना, ऐसे चलना है ना, लेकिन पी वेक्टर तो ऐसे चलने की कोशिश कर रहा है, तो क्या कहेंगे, माइनस पी वेक्टर। क्यू वेक्टर भी ऐसे ही चलने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज में चलने की कोशिश, ऐसे चल रहा है ना। और ये आर वेक्टर देखिए, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो माइनस आर वेक्टर इक्वल टू 0। तो क्या आ गया बेटा, क्यू वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर। समझ में आया कि नहीं, ये कब है, जब ये क्लॉकवाइज में चल रहा है। समझ में आया, समझ में आया ना। ओके सर, कहेंगे सर एक बार ये भी एग्जांपल समझा दीजिए, ध्यान से देखना बच्चे लोग। ये देखिएगा, अगर मैं मान लूं, लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लूं, तो क्लॉकवाइज को क्या मानूंगा मैं, निगेटिव। अब कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, लेट्स से मैं स्टार्ट करता हूँ क्यू वेक्टर से। क्यू वेक्टर ऐसे है सर, क्यू वेक्टर को पॉजिटिव मान लिया क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव मान रहे हैं और क्लॉकवाइज में निगेटिव। आर वेक्टर ऐसे है ना, आर वेक्टर कैसे है, इस तरीके से हम चल ऐसे रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, माइनस आर वेक्टर। वैसे ही एस वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है, तो ये हो जाएगा प्लस एस वेक्टर। टी वेक्टर ऐसा है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टी वेक्टर। यू वेक्टर ऐसे है आपका, ये भी कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये हो जाएगा प्लस यू वेक्टर, और कहाँ पहुंच जाएंगे, 0 पे। मतलब इसका क्या सर, बेटा क्यू वेक्टर प्लस एस वेक्टर प्लस यू वेक्टर, ये तीनों मिलके बनाएंगे आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। ये तीनों मिलके इन दोनों वेक्टर के इक्वल होंगे। समझ में आए कि नहीं, इस तरीके से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि सर इस बार मैं क्या करता हूं कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेता हूं। किसे मानते हैं हम, क्लॉकवाइज को। मैंने बोला कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव। क्लॉकवाइज में चलिए कहीं से भी कोई एक वेक्टर लीजिए जो क्लॉकवाइज में हो, ये है। आर वेक्टर को प्लस माना, क्यू वेक्टर ऐसे है तो माइनस क्यू वेक्टर, पी वेक्टर भी एंटी क्लॉकवाइज की तरफ डायरेक्शन होगा तो माइनस पी वेक्टर। ठीक है, अब क्या, एस वेक्टर, एस वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है तो क्या आ जाएगा, माइनस एस वेक्टर। टी वेक्टर बताइए बेटा, ऐसे है ना, तो ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा कि नहीं, प्लस टी वेक्टर। यू वेक्टर इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेगा तो माइनस यू वेक्टर इक्वल टू 0। चलिए माइनस वाले को उधर कर दीजिए, तो आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर इक्वल टू क्या बन जाएगा, क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर प्लस यू वेक्टर प्लस एस वेक्टर। बताइए सेम आ गया कि नहीं। इस तरीके से पॉलीगन में हम डायरेक्ट वेक्टर लिखेंगे। ठीक, ओके। अब ध्यान से देखिए, जैसे जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखिए। तो कुछ नहीं करना आपको, क्लॉकवाइज चलना है तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव कर लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव मानेंगे, जो भी वेक्टर की डायरेक्शन क्लॉकवाइज की तरफ चलने की होगी उसको क्या मान लेंगे, नेगेटिव मान लेंगे। चलिए इस वेक्टर में सीधे मैं क्लॉकवाइज की तरफ करके देखता हूँ, ये प्लस मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर माइनस। अब देखिए कोई वेक्टर ऐसा पकड़िए, स्टेप 1 क्या है, जिसकी डायरेक्शन क्या हो, कोई वेक्टर ऐसा पकड़ना है जिसकी डायरेक्शन उसके डायरेक्शन में जिसको आपने पॉजिटिव माना है। जैसे मान लीजिए, चलिए मैं इस वेक्टर को डी वेक्टर को मान लेता हूँ, वैसे है कि नहीं, तो डी वेक्टर प्लस कर लोगे। सी वेक्टर ऐसे है ना, माइनस सी वेक्टर। ये क्या है, बी वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, ए वेक्टर अपोजिट है ना, ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर। ई वेक्टर बताइए क्लॉकवाइज है तो ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, क्या हो जाएगा, प्लस ई वेक्टर इक्वल टू 0। प्लस को एक साथ कर दीजिए, डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इक्वल टू क्या बन जाएगा, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। बताइए सेम आ गया कि नहीं, सेम आ गया ना। इस तरीके से हम किसी पॉलीगन में वेक्टर लिखते हैं और देखते हैं कि कौन किसके रिजल्टेंट है। समझ में आएगा कि नहीं,
समझ में आया ना। चलिए, तो यहाँ पे बेसिक वेक्टर खत्म होता है। आगे की क्लास में हम प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम बेसिक मैथ की तरफ चलेंगे, जिसमें हम अभी तक स्ट्रेट लाइन का कर्व हमने समझा था। अभी तक हमने किसका कर्व, अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन का, तो यहाँ पे हमारा बेसिक का वेक्टर खत्म होता है। थोड़ा सा और वेक्टर का बचा है, उसको हम धीरे धीरे और कवर करेंगे। अभी तक जितना पढ़ा है हमने, इसका न्यूमेरिकल हम करेंगे अगली क्लासेज में, 2-3 क्लासेज में। फिर हम बेसिक मैथ की तरफ आएंगे, जहाँ पे हम कर्व का स्लोप निकालना सीखेंगे, किसी कर्व का एरिया निकालना सीखेंगे। क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन का तो स्लोप हमेशा सेम होगा किसी भी पॉइंट पे। क्या किसी कर्व का स्लोप हमेशा सेम हो सकता है? नहीं, तो सर उसको कैसे निकालना है? रेक्टेंगल, ट्रेंगल, इनका तो एरिया हमें निकालने आता है। सर कोई कर्व है जो हर एक एक्स पे, हर एक पॉइंट पे वेरी कर रहा है, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? वो हम नेक्स्ट बेसिक मैथ की क्लास में समझेंगे। उससे पहले हम जितने भी वेक्टर पढ़ चुके हैं उसके हम प्रैक्टिस करेंगे।